देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क को। टॉर्क को हम लोग रोटेशनल मोशन में डिस्कस करते हैं। और क्या डिस्कस करते हैं पहले ये जानिए। हम लोग पहले लीनियर मोशन से कंपेयर करके रोटेशनल मोशन को पढ़ रहे हैं। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, फोर्स था। और रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, टॉर्क होगा। क्योंकि ये लीनियर मोशन के लिए फोर्स और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम पहले डिफाइन करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं पहले इसको देखना है। देखिए रोटेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या जरूरी है। तो हम रोटेशन में बताए थे कि किसी भी रिजिड बॉडी को रोटेट कराने के लिए एक एक्सिस का होना जरूरी है, जिस एक्सिस के अबाउट वो रिजिड बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, तो जिस एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट करेगी वहीं पे हम लोग टॉर्क को डिफाइन करेंगे। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, एक व्हील है देखिए, और ये उसका एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट ये जो ये पेन देख रहे हैं, इस पेन जो इसी के अंदर जो गया है परपेंडिकुलर है, इसी के एक्सिस के अबाउट ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कैसे करेगा देखिए, अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा और यहाँ से एक हम लोग एक रॉड ले लिए, ठीक है, और यहाँ से ये इसको फोर्स लगा रहे हैं, नीचे से इसको फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, तब ये व्हील क्या होगी, रोटेट करेगी। अब ध्यान से देखिएगा टॉर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ फोर्स लगा है और ये ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये व्हील जो है रोटेट करेगी। अब टॉर्क को हम लोग डिफाइन करने के लिए देखिए, टॉर्क ये एक लैटिन वर्ड है टॉर, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। अब देखिए रोटेशन क्या होगा, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो जहां हम फोर्स लगाएंगे रोटेट करने के लिए, वहां से इस एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, या पोजीशन कह सकते हैं या शॉर्टेज डिस्टेंस कह सकते हैं, मान लीजिए ये आर है, ठीक है, और यहाँ हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो इस एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर है, फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो हम इसके दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से टॉर्क को डिफाइन करते हैं। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आर क्रॉस एफ। और हम वेक्टर से जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हालांकि इसके डायरेक्शन के लिए ज्यादा हम बॉदर नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके ये डायरेक्शन हमको ज्यादा टेंशन देता नहीं, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगा ना उस कैलकुलेशन में डायरेक्शन को उतना कंसीडर नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम ये जानेंगे क्या है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि आर इंटू एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट को किससे रिप्लेस करते हैं, साइन थीटा से, आर क्रॉस एफ साइन थीटा। अब देखिए ये थीटा क्या है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते थे किसे, कॉस थीटा से, और इसको डिफाइन करेंगे किसे, साइन थीटा से। तो कॉस थीटा क्या होता था, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहां भी साइन थीटा, थीटा क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि आर और एफ के बीच का एंगल। तो आर इधर है, आर का डायरेक्शन इधर है, फोर्स नीचे से लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा ये एंगल चेंज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होगा। ये आर इस तरफ है, अब फोर्स भी इधर ही लगा दे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि आर क्रॉस एफ और साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए तो इस व्हील पे कोई टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा। और सबसे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो सबसे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो जीरो से जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही टॉर्क इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू जीरो से 90 डिग्री तक जाते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है, दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए हाथ लगा दिए फोर्स और ये 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि आर क्रॉस एफ इंटू 1/2, यानी कि हाफ हो जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए, पहले ध्यान से देखिए, अब अगर आपको कहा जाए कि टॉर्क किस केस में मैक्सिमम लगेगा, तो अगर इस दोनों के बीच का एंगल फोर्स और ये जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसके यूनिट की बात करें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। यहाँ ध्यान से देखिए, इसके यूनिट की बात करें तो आर का यूनिट जो पोजीशन वेक्टर है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन, यानी मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर भी इसको
कर सकते हैं। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क के बारे में जाने, टॉर्क कहाँ लगता है, रोटेशन के केस में जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसके और जहां फोर्स लग रहा है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू एफ। ठीक है, इस फॉर्मूले को एनालाइज किए कि कब टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, तो फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दोनों के बीच के जो टॉर्क है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा, यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर भी इसको बोल सकते हैं। टॉर्क को हम लोग डिफाइन कर लिए। टॉर्क लीनियर मोशन के लिए ध्यान दीजिए, लीनियर मोशन के लिए फोर्स रिस्पांसिबल है, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क रिस्पांसिबल है। ठीक है, अब आगे हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए, तो एक और हम लोग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं रोटेशनल मोशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में, इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि इनर्शिया आखिर है क्या। इनर्शिया हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे कि कोई भी बॉडी अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहती है, दैट मींस अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, या वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल सफिशिएंट फोर्स उस पर न लग जाए। जब तक कि कोई एक्सटर्नल सफिशिएंट फोर्स उस पर नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी क्या करेगी, अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। ठीक उसी तरह इसी चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें, रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में भी कोई भी रिजिड बॉडी जब तक रोटेट नहीं करेगी जब तक इसमें कोई सफिशिएंट एक्सटर्नल टॉर्क न लग जाए, यानी कह सकते हैं कि रोटेशन से अपने आप को ये रसिस्ट करेगी। रसिस्ट क्यों करेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करना चाहेगी। अब देखिए, इसको दूसरी भाषा में आप लोग बोल सकते हैं कि जिस बॉडी के पास लीनियर मोशन में किसी बॉडी के पास जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होता था वो क्या होता था, उसका मास होता था। यानी कि जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होता था उतना ही ज्यादा फोर्स उसको चाहिए होता था उसको मूव कराने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट को चेंज करने का मतलब रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए, और मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए। ठीक उसी तरह किसी भी रिजिड बॉडी के पास जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा या उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा उस बॉडी पे, उस बॉडी को रोटेट करने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे ये बॉडी अगर रोटेशन में है तो इसको रेस्ट में लाने के लिए जितना इसका इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इस पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर ये रेस्ट में है तो इसको अगर रोटेट कराना है, सपोज कीजिए इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा इसको रोटेट कराने के लिए अगर रेस्ट में है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इसमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये तो इनर्शियल प्रॉपर्टी जो लीनियर मोशन में होता था, ये मास होता था, ये तो हमको गिवन रहता था, ये मास पता है हमको किसी बॉडी का, लेकिन यहाँ मास नहीं है, इस क्वांटिटी को हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी उसी एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, अगेन हमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस एक्सिस को हमको पता होना चाहिए और उस बॉडी का क्या पोजीशन है उसका पता होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी बॉडी, सपोज कीजिए एक पॉइंट मास है, यहाँ देखिए इसको छोड़ देते हैं, ये एक रिजिड बॉडी है। अब देखिए अगर यहाँ पॉइंट मास है, इसके पार्टिकल को कंसीडर किए, पॉइंट मास करने का मतलब इसके शेप एंड साइज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसका मास सपोज कीजिए m1 है, m है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का निकाल रहे हैं। तो इसका शेप एंड साइज नहीं कंसीडर करेंगे, यानी कि ये पार्टिकल मास है और इसका डिस्टेंस यहाँ से r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो इसके और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच या जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं उस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है और उसका मास क्या है, m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, जिसको mi से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा, m इसका मास और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस r यानी कि r का स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ध्यान दीजिए एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट केजी, और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि इसका स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट है क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो सिंपल हमने निकाल लिया किसका, एक पॉइंट मास का। अगर पॉइंट मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो हमको डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्टैंडर्ड फार्मूला है मेरे पास mr² का। लेकिन दूसरा चीज हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए जब रिजिड बॉडी हमारे पास आ जाए, तो रिजिड बॉडी आ जाए तो हमको दो तरीके से हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तो हम कैलकुलस का हेल्प ले सकते हैं, और दूसरी चीज जो समेशन होता है, सपोज कीजिए एक यहाँ एक रिजिड बॉडी है, इसमें हमने 3 पार्टिकल मास को कंसीडर किया, छोटे छोटे मास को लिया। इसका यहाँ डिस्टेंस है r1, इससे इसका डिस्टेंस r2, और इस m3 का डिस्टेंस है इससे r3, और इस एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके और सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा जो रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mi, सपोज कीजिए m1 है, ऐसा m1 m2 m3 ऐसे करके, मतलब अनकाउंटेबल पार्टिकल है इसके पास। तो अलग अलग पार्टिकल का हम लोग निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले समेशन का ले लेते हैं, समेशन m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसी m3 r3 का स्क्वायर। ये कहां तक चल जाएगा, mn rn। सपोज कीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल इस रिजिड बॉडी के पास है, तो rn का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ जितना नंबर ऑफ, सपोज कीजिए टोटल 100 पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं mi ri का स्क्वायर, और i को कहां से, 1 से कहां तक, मान लीजिए n तक, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट पता चल जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ देखिए जो रिजिड बॉडी है, किस किस चीज पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। एक तो इसके पूरे मास पे डिपेंड कर रहा है, m1 m2 m3 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी चीज डिपेंड कर रहा है r1, ये जो पार्टिकल है सबके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो जितना डिस्टेंस पे होगा, ये इसका जो बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, इस मास का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अगर इसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस, इस मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो किस किस चीज पे डिपेंड किया, एक तो टोटल मास पे डिपेंड किया, और दूसरा चीज इसके मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है mr²। सपोज कीजिए पार्टिकल मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m, और इस एक्सिस और इस मास के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, यानी कि mr²। यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, यानी मास का यूनिट केजी, और r का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास बॉडी होगा, स्टैंडर्ड एंड शेप एंड साइज होगा, जिसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो 2-3 है जो डेराइव करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलस का यूज करेंगे।